नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 28 नवंबर 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। चूंकि आज मंडे है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ तो नहीं है। 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने आइडेंटिफाई की हैं। एक तो चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे पे इंडिया में होंगे 26 जनवरी को इजिप्टियन प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी। 2021 और 2022 में हमारी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आया था, ऑब्वियसली ड्यू टू कोविड पैंडेमिक, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इजिप्ट के प्रेसिडेंट साहब आएंगे, तो ये एक न्यूज़, इसको देखेंगे। फिर नागालैंड का एक ग्रुप है ENPO, ये अपने आप की ऑटोनॉमी की बात कर रहा है। नागालैंड की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के एक अलग नागा स्टेट बनाने की बात कर रहा है। इस पर्टिकुलर मुद्दे को डिस्कस करके हमें पता चलेगा कि नागालैंड का इशू एक्चुअली में अपने आप में कितना पेचीदा है। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। नागालैंड, आप मेरे नाम हर्षद रेड्डी से सर्च मार सकते हैं, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। RN रवि साहब का रोल, इसाक मुवैया, खापलांग, NSCN, ये सब मैंने पहले समझा रखा है, तो आप देख सकते हैं उसको। फिर भाई किम जोंग उन, जो कि नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं, उन्होंने बोला है कि हम दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स बनाएंगे। किस प्रकार से बनाएंगे? हॉसोंग 7 जो मिसाइल्स है, इसको प्रोडक्शन में इन्वॉल्व जो इंजीनियर्स और आर्मी पर्सन है, उनको प्रमोशन भी दिया है यहाँ पे किम जोंग उन ने, तो ये न्यूज़ देखेंगे। फिर ब्लू बगिंग क्या होता है और किस प्रकार से ब्लू बगिंग से आप ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस को हैक कर सकते हो, इस रिस्पेक्ट में एक न्यूज़ है, इसको देखेंगे। फिर एडिटोरियल्स में मैं 5 एडिटोरियल्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। हिस्टोरियंस का यहाँ पे क्या रोल है और आज की डेट में हिस्टोरियंस के रोल को कैसे साइड करके अलग अलग पॉलिटिकल प्लेयर्स अपनी खिचड़ी पकाते रहते हैं, इसकी बात की गई है। पीपल लिबरेशन आर्मी जी जिनपिंग के प्लान में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, जी जिनपिंग की प्लानिंग किस प्रकार से उसके दिमाग में चल रही होगी, उसके बारे में बात की गई है। ओवरऑल दुनिया की आबादी बढ़ रही है, 800 करोड़ क्रॉस कर गई है, और कहीं ना कहीं दुनिया में एक बहुत बड़ा तबका है जो इंडिया को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल समझ रहा है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया में भी ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पे डी पॉपुलेशन, बढ़ती घटती आबादी एक प्रॉब्लम की तरह हमको नजर आ रही है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर त्रिपुरा के अंदर एक ट्राइबल पार्टी बीजेपी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, कुछ एक ऐसा आर्टिकल है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। बिल्कुल ही पॉलिटिकल लगा तो मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है। फिर दो आर्टिकल और हैं, शिफ्ट्स अनएक्सप्लेन्ड और न्यू एरा। तो कुल मिला के 5 आर्टिकल्स डिटेल में एडिटोरियल के हम लोग डिस्कस करेंगे, और 4 करंट के, मतलब 9 आप कह लो इंपॉर्टेंट इश्यूज हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सारे के सारे रेलिवेंट हैं, ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, पुट समथिंग ऑन आइस। पुट समथिंग ऑन आइस मतलब किसी चीज को होल्ड पे रख देना, किसी चीज को टेम्पररी थोड़ा रोक के रख देना। जैसे सेंटेंस में ये है, एज पर बॉस ऑर्डर्स माइकल हैज पुट हिज पर्सनल मैटर्स ऑन आइस। मतलब अपने पर्सनल मैटर्स को उसने होल्ड पे रख दिया। ऑन आइस मतलब होल्ड पे, रोक के रख दिया, थोड़ा डिले कर दिया। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपके साथ जुड़ने की कोशिश करता हूँ, टेलीग्राम पे आपको लेक्चर की PDF और नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लेक्चर्स को शेयर करें। चलिए पहली न्यूज पे आ जाते हैं। GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, इजिप्ट प्रेसिडेंट टू बी चीफ गेस्ट एज रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस। तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट साहब अब्दुल फतह अल सीसी इंडिया की रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में चीफ गेस्ट होंगे, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 27 नवंबर 2022 को बोला है। तो 26 जनवरी 2023 की रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में अब्दुल फतह अल सीसी साहब आएंगे, इजिप्ट के प्रेसिडेंट। अब आप कह लो ऐसा गेस्ट हमने पिछली बार 2020 में होस्ट किया था। 26 जनवरी 2020 के समय पे कोरोना फैलना शुरू हुआ था, तो उस समय पे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में आ गए थे एक चीफ गेस्ट। कौन थे, किस कंट्री के थे, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। 2021 और 22 में कोविड के चलते हमारी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में बाहर के हेड ऑफ स्टेट्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। कौन कौन हेड ऑफ स्टेट्स को इन्वाइट किया गया था, तो मैं आपको बता दूं कि 2021 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन साहब को इनवाइट किया गया था, लेकिन चूंकि ब्रिटेन में कोविड-19 के केसेस बहुत तेजी से फैल रहे थे, वो आ नहीं पाए थे। और 2022 की रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में ये जो 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, उनको दिल्ली में आना था, ठीक है ना, फॉर द इंडिया सेंट्रल एशिया समिट्स। ये 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कौन से हैं, इनको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो भाई। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कौन कौन से 5 है लिखो। और ये 5 लोगों को रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में भी चीफ गेस्ट रहना था, कब, 2022 26 जनवरी को, लेकिन ये नहीं आ पाए थे क्योंकि कोविड-19 के केसेस इंडिया के अंदर बढ़ रहे थे। तो 2021 और 2022 कोई भी फॉरेन हेड ऑफ स्टेट इंडिया के अंदर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के चीफ गेस्ट की तरह नहीं आया। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप तो इस बार जो भी प्रेसिडेंट साहब आएंगे, इट इज गोइंग टू बी अ बिग मूवमेंट फॉर इंडिया एंड देम आल्सो। ऐसा पहली बार हो रहा है कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट इंडिया के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस की चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं।
एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं आपको ये भी बता दूं कि चूंकि G20 का प्रेसिडेंट है 2022-23 में इंडिया, तो इजिप्ट को एज अ गेस्ट कंट्री भी यहां पे बनाया गया। इजिप्ट को भी गेस्ट कंट्री बनाया गया है, बांग्लादेश को भी गेस्ट कंट्री बनाया गया। गेस्ट कंट्री क्यों? चूंकि भैया इजिप्ट, बांग्लादेश इस प्रकार की कंट्रीज G20 के अंदर नहीं आती। G20 दुनिया की 20 सबसे बड़ी इकोनॉमीज, इन 20 में से यूरोपियन यूनियन भी आ गया, तो यूरोपियन यूनियन की जो 27-28 देश हैं वो भी इसमें आ गए, लेकिन उसमें इजिप्ट बांग्लादेश नहीं है, तो ये एज अ गेस्ट कंट्री इंडिया के अंदर आएंगे। इससे पहले अगर आप देखो तो 1952, 1953 और 1966 ये 3 साल ऐसे हैं जब इंडिया ने अपने रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन किए हैं बिना किसी फॉरेन लीडर को चीफ गेस्ट रखे। अब किसी रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट को कैसे सिलेक्ट किया जाता है? तो पहले तो मैं आपको ये फैक्ट बता दूं कि 1950 से लेके अब तक बीच में जो कुछ साल छोड़ दो, 52, 53, 66, 21, 22, तो इनको छोड़ दो, तो हर साल में कोई ना एक हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट दूसरी कंट्री का इंडिया के अंदर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस को देखने के लिए आता है एज अ चीफ गेस्ट, और चीफ गेस्ट को चुना जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब कौन सी कंट्री इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली कितनी इंपॉर्टेंट है, उस बेसिस के उसके हेड ऑफ स्टेट को इंडिया के अंदर बुलाया जाता है। तो भारत सरकार बहुत सोच समझ के एक हेड ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट को केयरफुल कंसीडरेशन के बाद इनवाइट करती है। ठीक है ना, ये जो प्रोसेस होता है वो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के 6 महीने पहले शुरू हो जाता है। ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स प्रॉपर तरीके से बहुत सारे इश्यूज को देखती है, ओवरऑल इंडिया का रिलेशन क्या है उस कंट्री से उसको पेरूज करती है, और उसके आधार पर यहाँ पे एक डिसीजन लिया जाता है। ये डिसीजन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कॉमर्शियल बहुत सारे रीजंस पे बेस्ड होता है। ठीक है भाई, एक बार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने अप्रूवल दे दिया कि हाँ भाई इस हेड ऑफ स्टेट को हम बुला रहे हैं एज अ चीफ गेस्ट, तो उसके बाद अप्रूवल के लिए फाइल जाती है राष्ट्रपति भवन में, वहां पे अप्रूवल हो जाता है। जो भी कंट्रीज को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है कि हाँ भाई इन कंट्रीज के हम हेड ऑफ स्टेट को इंडिया के अंदर बुला सकते हैं रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के लिए, तो हमारे वहां पे जो एम्बेसडर्स पोस्टेड हैं उनको ग्राउंड लेवल पे डिस्क्रीटली बोल दिया जाता है कि भाई आप पता करो कि क्या वहां के प्रेसिडेंट साहब फ्री हैं इंडिया की रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस मानने के लिए। पता चला हम शॉर्टलिस्ट करें और वो बोल दे कि उनका कैलेंडर फिक्स है, वो नहीं आ सकते। तो ये सब चीज़ों के लिए हमारी एम्बेसीज को भी डिप्लॉय किया जाता है। अपने आप में काफ़ी मुश्किल काम है। एक बार ओवरऑल फिक्स हो गया कि हाँ ये चीफ ऑफ स्टेट आ रहे हैं, ये हेड ऑफ स्टेट आ रहे हैं, और उन्होंने भी कंफर्म कर दिया तो हम आ रहे हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि जो इंडिया का चीफ ऑफ प्रोटोकॉल है, जो सारा प्रोग्राम, लॉजिस्टिक्स, रहने खाने का, सिक्योरिटी की चीज़ें देखता है, वो इंडिया के साइड पे जो चीफ ऑफ प्रोटोकॉल है वो दूसरा हेड ऑफ स्टेट जा रहा है, उस साइड पे जो चीफ ऑफ प्रोटोकॉल है उसके साथ बातचीत करेगा। मिनट बाय मिनट का हिसाब होता है, कितने बजे आए, कितने समय रुके, कितने बजे लंच, कितने बजे बैठे, इन सब चीज़ों को देख दाख के लॉजिस्टिक, मेडिकल रिक्वायरमेंट वगैरह की जाती है। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स रहते हैं, बाहर के जो फॉरेन हेड ऑफ स्टेट आ रहे हैं उनका सिक्योरिटी स्टाफ आएगा, उनको भी एकोमोडेट करना, ये पूरी तैयारियां की जाती हैं। नेक्स्ट भाई, नागालैंड ग्रुप टू रेज इट्स बाइफर्केशन बिड विद अमित शाह, जीएस पेपर 2 चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। तो भैया नागालैंड की 6 डिस्ट्रिक्ट्स को रिप्रेजेंट करने वाले जो लीडर्स हैं वो भाई अमित शाह जी के साथ बैठ के बातचीत करेंगे कि नागालैंड को स्टेटहुड देना है नहीं देना। देखिए, न्यू दिल्ली में 3 दिसंबर को अमित शाह साहब के साथ बैठेंगे ओवरऑल नागालैंड की 6 डिस्ट्रिक्ट्स के कुछ लीडर्स। बेसिकली ये लीडर्स रिप्रेजेंट करते हैं ईएनपीओ को, ईस्टर्न नागालैंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन को। ये अगर आप कह लो तो नागालैंड की जो 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 16 डिस्ट्रिक्ट्स आपको इस नक्शे में नजर आ रही हैं। इन 16 में से 6 डिस्ट्रिक्ट्स में जो डोमिनेंट ग्रुप है वो है ईएनपीओ ग्रुप। ठीक है ना, ईएनपीओ ग्रुप का ये बोलना है कि हमें डेकेड से निगलेक्ट किया गया है, हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे ध्यान नहीं दिया, हमें इग्नोर किया गया, तो हम अपना खुद का स्टेट चाहते हैं। और ये कौन से हैं? ये आप कह सकते हो कि दे आर सेइंग अ फ्रंटियर नागालैंड। इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स में, वैसे देखा जाए तो नागालैंड में टोटल 60 असेंबली सीट्स हैं, लेकिन इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स में 20 असेंबली सीट। ये डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी? किफायर, लोंगलेंग, मोन, नोक्लाक, शामातोर, तुएनसांग। ठीक है ना, तो देख लेते हैं यहाँ पे, मोन ये हो गई, तुएनसांग हो गई, नोकटाक हो गई, शामातोर हो गई, किफायर हो गई। ठीक है भाई, और लोंगलेंग, तो लोंगलेंग आपको यहां नजर आ रही है। तो ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर आप ध्यान दो दोस्तों, तो ये बिल्कुल ही ईस्ट में म्यांमार के साथ बॉर्डर लगा रहे हैं। तो मतलब नागालैंड की भी ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स है। नागालैंड एक तो वैसे भी नॉर्थ ईस्ट में होने की वजह से थोड़ा डिसएडवांटेजियस हालत में, ऊपर से भी नागालैंड की सारी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स ये है। तो नागालैंड के अंदर ऐसा बोलना है ईएनपीए के लोगों का
कि जो भी सरकारी स्कीम्स पहुंची, जो भी सरकार की तरफ से मदद पहुंची, वो ईस्टर्न नागालैंड में नहीं पहुंच पाई। तो चूंकि हमें डेकेड से इग्नोर किया गया है, तो हम चाहते हैं हमारा आप अलग स्टेट बना दो, जिसको फ्रंटियर नागालैंड का नाम दे रहे हैं ये नागा ग्रुप्स। ये नागा ग्रुप्स NSCN खापलांग और रिसाक मोवैया से अलग है, ये मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। और अपनी प्रोटेस्ट की तरह ENPO ने यह बोला है कि 1 दिसंबर से ये जो स्टेट का फ्लैगशिप हॉर्नबिल फेस्टिवल शुरू होने वाला है ना, इसमें भी ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है ना भाई। स्टेट की कैपिटल जो कोहिमा है नागालैंड की, उसके पास ही किसामा नाम की जगह है, वहाँ पे ये हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है। अपने आप में बहुत खूबसूरत फेस्टिवल है, मेरा खुद की विश लिस्ट में है ये। कभी मुझे समय मिला तो मैं ज़रूर इस फेस्टिवल को देखने जाऊँगा। हमारी कल्चरल, आप कह लो इंडियन कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, खासकर नॉर्थ ईस्ट के कल्चर का। तो इस कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो इन कम्युनिटीज़ की डिमांड को सुनने की ज़रूरत है, और इस डिमांड को सुनने के लिए ही अमित शाह जी ने बोला है कि ठीक है भाई, 3 दिसंबर को हम आपके साथ नई दिल्ली में बैठ के बातचीत करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट ENPO ने यह भी धमकी दी है कि हम 2023 के असेंबली इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अगर हमारी डिमांड नहीं सुनी गई तो। अभी के लिए नागा पॉलिटिक्स की बात की जाए दोस्तों, तो नागालैंड के अंदर जो 60 असेंबली सीट्स है ना, उसमें से 42 असेंबली सीट्स पे जो MLA बैठे हैं वो है NDPP पार्टी के। NDPP है नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी नागालैंड की, ठीक है ना। उसके बाद 60 में से 12 सीटें BJP के पास है। नागा पीपल फ्रंट के पास 4 सीटें, 2 सीटें इंडिपेंडेंट के पास। मतलब BJP पूरी तरीके से यहाँ पे मेजॉरिटी में नहीं है नागालैंड में, बट NDPP के साथ आप कह सकते हो एक प्रकार से कॉलिशन में। फिर कुछ और हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पे। ये जो सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड हो रही है ना ईस्टर्न नागालैंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन की, ये 6 ट्राइबल गुड्स को मोस्टली रिप्रेजेंट करते हैं। चांग, कोनियाक, संगताम, खियामिंगनुंगन, यिम चुंगरू और फोम कम्युनिटी। आई एम सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन अगर मैं सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 6 कम्युनिटीज ट्राइबल ग्रुप्स के नाम है, इट इज़ वेरी मच अ पॉसिबिलिटी कि UPSC में किसी भी एग्जाम में ट्राइबल कम्युनिटीज का नाम ले लिया जाए और को रिलेट करने को बोल दिया जाए कि ये कौन से स्टेट को बिलोंग करती है। तो भूलिएगा मत, ये कम्युनिटीज ट्राइब्स नाम न्यूज़ में है तो नागालैंड याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो 6 ट्राइब्स हैं ईस्टर्न नागालैंड की, इंडो म्यांमार बॉर्डर पे रहती हैं। इनके पास कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है जिन जगहों पे ये रहती हैं, वहाँ ना प्रॉपर तरीके से समय पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचती है, ना ही फ़ोन की सिग्नल पहुँचते हैं, इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी भी काफ़ी कम है। और वहीं पे नागालैंड की इंटीरियर इलाकों में जो ट्राइब्स रहती हैं उनके पास कंपेरेटिवली सुविधाएँ ज़्यादा पहुँची है। तो इसी कंटेक्स्ट में ENPO इन डिसएडवांटेज्ड और वल्नरेबल ट्राइब्स के आधार पर सरकार से बातचीत कर रहा है, और कुछ ना कुछ केंद्र की सरकार इनके लिए जरूर करेगी। क्योंकि नागा इशू बहुत फ्रैक्शियस इशू बन के सामने आया है, तो केंद्र की सरकार का भी टारगेट होगा कि नागालैंड के लोगों को भारत के साथ जोड़ा जाए। नागालैंड के लोगों को भारत के साथ जोड़ने का सबसे सही तरीका यह है कि आप नागालैंड के लोगों तक सुविधाएं पहुंचाइए, अच्छी जिंदगी जीने के मीन्स पहुंचाइए। उनके पास उनके सोशल इश्यूज को सुनने के लिए कोई होना चाहिए। उनको लगे कि हाँ भाई, दिल्ली, भारत की सरकार उनके लिए कुछ सोच रही है, भारत के लोग उनके लिए कुछ सोच रहे हैं, तब तो वो ओवरऑल हमारे साथ जुड़ पाएंगे। ऑल वेदर रोड कम्युनिकेशन वहाँ पे होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि वो म्यांमार बॉर्डर पे पड़ते हैं, तो म्यांमार के साथ चूंकि हमारे इश्यूज अच्छे हैं, तो उस बॉर्डर पे इंडिया का ध्यान उतना ज़्यादा जा नहीं पाता। क्योंकि हमारे जो 2 सबसे वायलेंट नेबर है पाकिस्तान और चाइना, हम ज़्यादातर रिसोर्सेज को वहीं डाइवर्ट कर देते हैं। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इन लोगों के बारे में भी सोचने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। लेट्स सी केंद्र की सरकार यहाँ पे क्या डिसीजन लेती है। नेक्स्ट, GS पेपर 2, नॉर्थ कोरिया एम्स टू हैव वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स, किम सेज। तो नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन का अल्टीमेट गोल क्या है कि नॉर्थ कोरिया को दुनिया की सबसे ताकत न्यूक्लियर फोर्स बनाएंगे। और इस कंटेक्स्ट में रिसेंटली डजन्स ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि न्यूक्लियर जो बैलिस्टिक मिसाइल थी नॉर्थ कोरिया की हॉसोंग 17 इसके लॉन्च में इन्वॉल्व थे, इनको प्रमोशन दिया है किम जोंग उन ने। यहाँ पे बीच में आपको किम जोंग उन दिख रहे हैं, ऊपर आपको हॉसोंग 17 नजर आ रही है, ठीक है ना। तो नॉर्थ कोरिया का यह बोलना है कि हम एक ऐसी न्यूक्लियर फोर्स बना रहे हैं जो कि नॉर्थ कोरिया की सोवरेनिटी और उसके लोगों की सिक्योरिटी को सेफगार्ड कर सके। और सबसे खास बात यह है कि नॉर्थ कोरियाज अल्टीमेट गोल इज टू possess द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल स्ट्रेटेजिक फोर्स, द एब्सोल्यूट फोर्स अनप्रेसिडेंटेड इन द सेंचुरी। एक ऐसी फोर्स, एक ऐसी पावरफुल स्ट्रेटेजिक फोर्स जिससे दुनिया डरे, जिसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को दुनिया एक्नॉलेज करे। अब यहाँ पे बात हो रही है हॉसोंग 17 की, एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि यूएस तक पहुंच सकती है। 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा की इसकी रेंज है। अभी कितनी एग्जैक्ट रेंज है ये भी क्लियर नहीं है। अगर आप यहाँ पे एक फिगर देखो, यहाँ कहीं आपको नॉर्थ कोरिया नजर आ रहा है,
अब लगातार नॉर्थ कोरिया ने अपनी मिसाइल्स को डेवलप किया। पहले आई KN-13, फिर आई स्कुड, फिर आई पुकगुसोंग, फिर आई हॉसोंग टोल, हॉसोंग 14, हॉसोंग 15। हॉसोंग 15 की रेंज 13,000 किलोमीटर या उससे ज़्यादा थी। अब आ गई हॉसोंग 17 जिसकी रेंज 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा है। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये बोल रहे हैं कि 18,000 से 20,000 किलोमीटर तक ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ट्रेवल कर सकती है। पूरा यूएस आ गया इसकी रेंज में, पूरा यूएस। साउथ कोरिया तो हमेशा से ही नॉर्थ कोरिया की रेंज में था, उसकी मिसाइलों की रेंज में था। अब जब हॉसोंग 17 को लॉन्च किया तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने बोला कि दिस इज अ सीरियस एस्केलेशन, ये एक अनइक्विवोकल थ्रेट है नॉर्थ कोरिया की तरफ से इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को। ठीक है ना। नॉर्थ कोरिया ने यह बोला है कि भाई हम तो आगे भी ऐसी क्रूज मिसाइल्स टेस्ट करेंगे, शॉर्ट मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हमारी बहुत सारी प्रोडक्शन में, समय समय पर इनका टेस्ट होता रहेगा। किम जोंग उन ने यह भी बोला है कि नॉर्थ कोरियन साइंटिस्ट ने दे हैव टेकन अ वंडरफुल लीप फॉरवर्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ माउंटिंग न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऑन बैलिस्टिक मिसाइल। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि भले ही नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, भले ही नॉर्थ कोरिया के पास बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी है, लेकिन एक मिसाइल का जो नोज होता है, जैसे ये मिसाइल यहाँ पे दिख रही है, ये इसका नोज है, तो इसके नोज को खोल के इस चैम्बर के अंदर छोटे फॉर्म में न्यूक्लियर वेपन्स को स्टोर करना, और जब ये मिसाइल गिरे तब वो न्यूक्लियर वेपन्स फटे, इस प्रकार से न्यूक्लियर बॉम्ब को छोटे शेप में लाने की टेक्नोलॉजी अभी भी नॉर्थ कोरिया के पास नहीं है, ऐसा दुनिया के एक्सपर्ट्स बोलते हैं। नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने बोला है कि भाई वी हैव मेड अ वंडरफुल लीप, मतलब नॉर्थ कोरिया के साइंटिस्ट बहुत पास पहुंच चुके हैं न्यूक्लियर वॉरहेड्स को मिनिचराइज करके बैलिस्टिक मिसाइल्स में प्लेस करने के रिस्पेक्ट में। तो भले ही बैलिस्टिक मिसाइल है नॉर्थ कोरिया के पास, न्यूक्लियर वेपन्स है, बट दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का बोलना है कि उन न्यूक्लियर वेपन्स को मिनिएचर करके, छोटा करके मिसाइल में फिट करने की टेक्नोलॉजी अभी भी नॉर्थ कोरिया के पास नहीं है। तो ये हमने यहाँ पे देखा। अब आ जाते हैं व्हाट इज ब्लू बगिंग एंड हाउ इट इज यूज्ड टू हैक ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस, जीएस पेपर 3 साइबर सिक्योरिटी। तो ब्लू बगिंग एक ऐसी हैकिंग टेक्निक है जिससे कोई आपके डिवाइस के ऊपर कंट्रोल कर सकता है थ्रू ब्लूटूथ कनेक्शन। तो ब्लूटूथ कनेक्शन के थ्रू ब्लू बगिंग होगी। एक हैकर आपके मोबाइल को हैक करके आपकी कॉल्स को सुन सकता है, मैसेजेस को रीड कर सकता है, मैसेजेस भेज सकता है, आपके कॉन्टैक्ट चुरा सकता है। तो ब्लू बगिंग कैसे काम करती है? एक हैकर ब्लूटूथ के थ्रू आपके डिवाइस के साथ कनेक्ट करेगा, फिर मालवेयर को आपके डिवाइस में इंस्टॉल करेगा और उस मालवेयर के थ्रू आपके फ़ोन के ऊपर अपना कंट्रोल ले लेगा। अगर एक डिवाइस ब्लू बग्ड है तो आपके फ़ोन के अंदर कोई कॉल आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है, उसको सुन सकता है, पढ़ सकता है, इनफैक्ट आपके फ़ोन से मैसेज और कॉल कर सकता है वो पर्टिकुलर हैकर, आपके कॉन्टैक्ट्स को चुरा सकता है। ये ब्लू बगिंग हैकर 10 मीटर की रेंज में काम करता है, मतलब आपका फ़ोन है, आपका फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन है तो 10 मीटर के अंदर जो डिवाइस है वो ब्लू बगिंग कर सकता है। हालांकि कभी कभी जो ब्लू बगर्स होते हैं ना, वो बूस्टर एंटीनास को इस्तेमाल करते हैं अटैक रेंज को बढ़ाने के लिए। ज़्यादातर फ़ोन्स में जो ब्लूटूथ स्टेटस होता है वो डिस्कवरेबल मोड होता है, तो डिस्कवरेबल मोड में इस ब्लू बगिंग के चलते आपका फ़ोन वल्नरेबल कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, ज़्यादातर जो स्मार्टफोन्स होते हैं वो ब्लूटूथ इनेबल्ड मोड में आते हैं डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में, और पब्लिक प्लेसेस में वो वल्नरेबल हो जाएंगे टू ब्लू बगिंग। अब यहाँ 3-4 तरीके के टर्म है, एक है ब्लू बगिंग, ब्लू स्नार्फिंग, ब्लू जैकिंग। तो ब्लू बगिंग तो हमने देख लिया, आपके फ़ोन के ऊपर पूरा कंट्रोल, ठीक है ना भाई। ब्लू जैकिंग क्या होती है? ब्लू जैकिंग में क्या होता है कि एक दूसरा फ़ोन या फिर दूसरा डिवाइस आपके ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पेयर अप हो जाएगा और आपके ब्लूटूथ डिवाइस में एनोनिमस पिक्चरें आने लगेंगी, वो पिक्चरें जो कि मार्केटिंग के लिए और अननोन प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए इस्तेमाल की। मतलब ब्लू जैकिंग का मतलब आपका फ़ोन एक अननोन डिवाइस के साथ अटैच हो गया और उस अननोन डिवाइस से आपके फ़ोन में एनोनिमस पिक्चर्स आ रही हैं, एनोइंग पिक्चर्स आ रही हैं, वो पिक्चर जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है। उसके आगे आता है ब्लू स्नार्फिंग। ब्लू जैकिंग अगर इनिशियल लेवल है तो उससे थोड़ा आगे बढ़े तो ब्लू स्नार्फिंग। ब्लू स्नार्फिंग में एक दूसरा ब्लूटूथ डिवाइस आपके फ़ोन के साथ अटैच हो जाएगा और आपके फ़ोन से सेंसिटिव डाटा चुरा लेगा, जैसे मैसेजेस, इमेजेस, फोन बुक की इंफॉर्मेशन, ये चुरा लेगा। और उससे आगे का लेवल हो गया ब्लू बगिंग। ब्लू बगिंग में तो आपके फ़ोन के ऊपर जो हैकर है ब्लू बगिंग करने वाला, पूरा फ़ोन के ऊपर ही कंट्रोल ले लेगा। तो आप ब्लू बगिंग को प्रिवेंट कैसे कर सकते हो? तो जो भी आपके यूज़र बेस है, जैसे अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो या फिर iOS यूज़ कर रहे हो, तो उसको समय समय पर अपडेट करते रहिए। अपने ब्लूटूथ डिवाइसेस को अनडिस्कवरेबल मोड में रखिए। जब ज़रूरत हो किसी के साथ ब्लूटूथ कनेक्शन में तभी कनेक्शन करिए। स्ट्रेंज मैसेजेस को रिजेक्ट करिए। डाटा यूजेज अगर एकदम से ज़्यादा बढ़ रहा है तो समझ जाइए कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो चेक करते रहिए कि कहाँ से बढ़ रहा है। ठीक है भाई, तो ये था करंट अफेयर डिस्कशन। अब आ जाते हैं दोस्तों एडिटोरियल पे। एडिटोरियल पे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है,
जानकी नायर जी ने लिखा है, रिटायर्ड प्रोफेसर हिस्ट्री की। प्रोफेशनल हिस्टोरियन की आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं होगी कि रिसेंटली क्या हुआ कि बेंगलुरु की मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर आप देखो तो बहुत सारे फ्लेक्सी बैनर्स लगाए गए, ठीक है ना। कैंपेगौड़ा आई के, कैंपेगौड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है कर्नाटका की हिस्ट्री में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में। कैंपेगौड़ा जी की बात की जाए तो 16वीं शताब्दी में 1537 में इन्होंने बेंगलुरु की स्थापना की थी और इसलिए कैंपेगौड़ा को इमॉर्टलाइज करने के लिए इनकी स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बनाई गई है 108 फुट की, ठीक है। और अगर आप देखो तो जो देवनहल्ली एयरपोर्ट है आपका बेंगलुरु का, वो कैंपेगौड़ा जी के नाम पे है। तो पहले तो अब आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि कैंपेगौड़ा जी की इंपॉर्टेंस क्या है बेंगलुरु और कर्नाटका में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एयरपोर्ट उनके नाम पे है, ऊपर से अब स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बनाई जा रही है और एक बहुत बड़ी स्टैचू एयरपोर्ट पे भी बन रही है। तो एयरपोर्ट पे इस स्टैचू को देख के ऑब्वियस सी बात है जो भी बेंगलुरु के अंदर कदम रखेगा वो ये तो एक बार जरूर पूछेगा कि कौन है ये। तो बेसिकली कैंपेगौड़ा जी की इंपॉर्टेंस को यहाँ पे पॉइंट आउट किया जा रहा है। बट यहाँ पे जो हिस्टोरियन है जानकी नायर जी, वो ये बोल रही है कि जो पॉइंट आउट करने का तरीका है वो बहुत अलग है, ठीक है। एक हिस्टोरियन जो हिस्ट्री को पढ़ता है वो एक्सपर्ट माना जाता है अपने सब्जेक्ट मैटर का कि हाँ भाई हिस्ट्री पे उसकी पकड़ है, तो हिस्ट्री के बारे में कुछ पूछा जाएगा तो डिफॉल्ट मोड में मान के चला जाता है कि हिस्टोरियन से पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पे जानकी नायर जी बोल रही है कि हमसे कुछ नहीं पूछा जा रहा है। मतलब यहाँ पे पॉलिटिशियंस और ओवरऑल वेस्टेड इंटरेस्ट अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। कम्युनिटी बैकिंग के आधार पर, एग्रेसिवली डेल्यूज सोशल मीडिया के आधार पर स्टैचू बनवा दी जाती है और उन स्टैचू को अपने हीरो और अपनी थॉट प्रोसेस के हिसाब से याद किया जाता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्या बोल रही जानकी नायर जी, 1964 में बेंगलोर कॉरपोरेशन के सामने भी कैंपेगौड़ा जी की पहली स्टैचू को इंस्टॉल किया गया था। उसके साथ साथ हालासुरु में सोमेश्वरा टेम्पल और शिवगंगे में गंगादेश्वरा टेम्पल के पास भी कैंपेगौड़ा जी की स्टैचू को इंस्टॉल किया गया था। अब अगर आप उस स्टैचू में कैंपेगौड़ा जी का पोस्टर देखेंगे और अभी जो रिसेंट स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बनाई जा रही है उसमें कैंपेगौड़ा जी का पोस्टर देखेंगे तो पोस्टर में जमीन आसमान का फर्क है। पहले जो कैंपेगौड़ा जी की पोर्ट्रेट थी उसमें प्रेयरफुल एटीट्यूड दिखाया गया, उनका दोनों हाथ फोल्डेड थे, ठीक है ना, और उनकी स्वॉर्ड थी बट स्वॉर्ड उनकी शीथ में रखी हुई थी और बहुत ज्यादा एग्रेसिव तरीके से नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अभी के लिए जो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बन रही है उसमें कैंपेगौड़ा जी का जो पोस्टर युग पुरुष का दिखाया गया वो अपने आप में वॉरियर लाइक पोस्टर दिखाया गया, जिसमें कैंपेगौड़ा जी एक चूड़ीदार आप कह लो ट्यूनिक कपड़ों में, टर्बन, सरपेश, अपटर्न फुटवेयर, एक गाइगेंटिक स्टैचू हाथ में तलवार लिए, ठीक है ना। एक रिप्रेजेंटेशन में वो बेयर चेस्टेड, बेयर फुटेड भी नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक एग्रेसिव एटीट्यूड उनका दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे हिस्टोरियन से डिस्कस क्यों नहीं किया गया, ऐसा जानकी नायर जी बोलनी। जानकी नायर जी का ये बोलना है कि पहले जो अटायर था कैंपेगौड़ा जी का, जिस प्रकार से उनको पब्लिकली डिस्प्ले किया जाता था और अब जो उनका एग्रेसिव पोस्टर दिखाया जा रहा है इसमें बहुत फर्क है। और ये पोस्टरिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बेसिस पे की जा रही है। यहाँ पे जो कल्चरल बोरोइंग है, जो भी कपड़े उनको पहनाए गए, जो भी पोस्टर उनका रखा गया है, ड्रेस वगैरह का, ये कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एमलगमेशन के चलते हुआ है। विजयनगर से बहुत सारी चीजें उठाई गई हैं, मराठा स्टाइल ऑफ ड्रेसेस को यहाँ पे उठाया गया है। और जो कैंपेगौड़ा जी की क्लॉथिंग है ना वो बहुत हद तक मैच करती है 18वीं शताब्दी के टीपू सुल्तान से। इनफैक्ट टीपू सुल्तान का जो बर्थ प्लेस था येलाहांका, वो कैंपेगौड़ा जी के बर्थ प्लेस से थोड़ा ही दूर है। तो नो डाउट यहां पे जो नई पोर्ट्रेट, जो नई स्टैचू बन रही है कैंपेगौड़ा जी की, दैट डेफिनेटली हैज अ वेरी एमलगमेटेड कहते हो सिंबॉलिज्म ऑफ कल्चर, जिसमें हिंदू सिंबल्स, पर्शियन सिंबल्स, इस्लामिक सिंबल्स सब है। बट प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हिस्टोरियन के साथ डिस्कस करके चीजें नहीं की गई। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हिस्टोरियंस के साथ डिस्कस करना चाहिए था। एक सोब्रे, एक पायस, एक जॉयफुल, एक कहते हैं ना काम एटीट्यूड दिखाने की जरूरत थी, ना कि एग्रेसिव तरीके से यहाँ पे पोर्ट्रे करने की जरूरत है पास्ट कल्चरल लीडर्स को। अब इस कंटेक्स्ट में पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के रिस्पेक्ट में एक और एग्जांपल दे रही है ऑथर ये बोल रही हैं कि रिसेंटली मैसूरू में बस शेल्टर बनाया गया और जब इस बस शेल्टर को बनाया गया तो इसका जो ऊपर का स्ट्रक्चर था वो गुम्बस की तरह था। अब जब गुम्बस की तरह स्ट्रक्चर बनाया गया तो मैसूर के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है प्रताप सिन्हा साहब, उन्होंने बोला कि ये तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में कोई बिल्डिंग बन रही है। तो बस शेल्टर भी आप गुम्बस की तरह बना रहे हो, एक इस्लामिक आर्किटेक्चर की बना रहे हो, तो ये तो गलत है, इसको तोड़ के दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करिए।
ठीक है ना। तो जो एमएलए थे ऐसे रामदास, उन्होंने बोला कि मैसूर पैलेस के जैसे डोम्स हैं वैसे ही हमने बेस्ट शेल्टर बना दिया। तो दिस इज मोर रिलेटेड टू कल्चर देन टू रिलीजन। लेकिन फिर अगर आप देखो तो एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही एक जंग सी यहाँ पे होने लगी। प्रताप सिन्हा जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो तो ये बोल रहे हैं कि ये बस स्टॉप तक मस्जिद जैसा लग रहा है। तो फिर जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने कलश को इंस्टॉल किया उस डोम के ऊपर, लेकिन उसके बाद भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब नहीं माने। तो फिर ओवरऑल उस डोम को ऊपर से ऑरेंज रंग में रंग दिया गया। तो मतलब कुल मिला के अगर आप देखो तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पास्ट पर्सनालिटीज को याद करने में बहुत हद तक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन धर्म के आधार पर हो रहा है, जो कि एक्चुअली में यहाँ पे सही नहीं है। इंडिया के अंदर जब पास्ट की हिस्ट्री को याद किया जाता है तो प्रॉपर हिस्टोरियंस के वर्जन एक साइंटिफिक बेसिस पे याद करने की बजाय हम याद करते हैं उनको अपनी पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के आधार पर, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं जीस कांग्रेस रिटोरिक पावर्स, द पीएलए मार्च अहेड। चाइना का पावरफुल मिलिट्री ओवरहॉल हुआ है। कहीं ना कहीं चाइना यूएस को एज अ ग्लोबल पावर रिप्लेस करना चाहता है। अब इस चीज में जी जिनपिंग चाइना को हिस्ट्री की तरफ लीड कर रहे हैं, लेकिन वो किस हद तक सक्सेसफुल है इसके बारे में बात करते हैं। 20वीं पार्टी हुई कांग्रेस की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की। और कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो जी जिनपिंग ने हिस्ट्री रच दी। तीसरा अनप्रेसिडेंटेड फुल मेजॉरिटी के साथ उनको एज अ प्रेसिडेंट टर्म मिल गया। वो चाइना के प्रेसिडेंट भी है, वो कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, वो पीएलए को भी लीड करते हैं, हर चीज उनके हाथ में। और पिछले कई सालों से एक आप कह लो रेवोल्यूशन को लीड कर रहे हैं जी जिनपिंग। चाइना की मिलिट्री को मॉडर्नाइज करके वर्ल्ड क्लास फोर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जी जिनपिंग चाहते हैं कि पीपल लिबरेशन आर्मी एक ऐसी आर्मी बने जो बहुत तेजी से मिलिट्री ऑपरेशंस को प्लान कर सके, और वो मिलिट्री ऑपरेशंस ऐसे हो कि चाइना लोकल वॉर्स को जीत सके। ताइवान को रीयूनिफिकेशन को लेकर जी जिनपिंग ने बोला है कि हम चाहते हैं कि हम ताइवान को पीसफुली जीतें, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मिलिट्री डिप्लॉय करेंगे, और मिलिट्री डिप्लॉय करेंगे तो खून तो देखो बहेगा ही बहेगा। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को G20 लीडर समिट इंडोनेशिया में क्लियर कट बोल दिया जी जिनपिंग ने कि ताइवान चाइना के कोर इंटरेस्ट का पार्ट है, इसमें लेके अगर आप खेलते हो तो इट विल बी प्लेइंग विद फायर। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में भी 10 साल हो चुके हैं जी जिनपिंग को लीड करते हुए। अब ये जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, ये ओवरऑल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी या फिर आप कह लो जो भी चाइना की बड़ी मिलिट्री है, इसको लीड करने के लिए जो की ऑर्गेनाइजेशन है ऊपर, वो है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का बॉस है यहाँ पे जी जिनपिंग। जी जिनपिंग ने यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूट किया कमांड थिएटर्स को, ठीक है ना। ट्रूप यूनिट्स को किस प्रकार से डिप्लॉय करना है, ये कहीं ना कहीं सीएमसी ने किया। अमेरिका से आज की डेट में बड़ी नेवल फ्लीट है चाइना की, ठीक है। एंटी पायरेसी मिशन चाइनीज नेवी के बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। कहीं ना कहीं स्पेस और साइबर स्पेस के डोमेन में ये सीएमसी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर पाए, इसलिए एक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स बना रहा है चाइना। जी हाँ, स्पेस और साइबर स्पेस के फील्ड में डोमिनेट करने के लिए, यूएस को पीछे ढकेलने के लिए एक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स बना रहा है चाइना। फिर जो पीएलए रॉकेट फोर्स है, ठीक है ना, ये दिस पीएलए रॉकेट फोर्स, इसको एक फुल मिलिट्री सर्विस ब्रांच में अपग्रेड कर दिया गया 2016 में। इस समय पे चाइना की जो लैंड बेस्ड न्यूक्लियर और कन्वेंशनल मिसाइल फोर्सेस है, इनको लीड करता है पीएलए रॉकेट फोर्स। तो पीएलए रॉकेट फोर्स हो गया, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स हो गया, इस प्रकार की बहुत सी मिलिट्री की ब्रांचेस बना रहा है चाइना, इन एडिशन टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। और इसके लिए चाइना अपने लोकल टैलेंट को इस्तेमाल कर रहा है। ओवरऑल वो लोग जो इस समय पे यूनिवर्सिटी बैग निकल रहे हैं, उनके पास बहुत ज़बरदस्त लेवल के स्किल्स हैं। तो देखिए, वॉर हमेशा युद्ध में उतर के गोलियां चला के तलवार चला के नहीं लड़ा जाता है। वॉर स्ट्रैटेजिक डोमेन में लड़ा जाता है। एक दिमाग वाला इंडिविजुअल जो कि कम्युनिकेशंस में, इंजीनियरिंग में, ड्रोन ऑपरेशंस में, इंटरनेट के यूजेज में स्किल्ड है, अगर उसको मिलिट्री ऑपरेशंस में फुल टाइम कैपेसिटी में आप डिप्लॉय करोगे तो वो कहीं ना कहीं बैक एंड से ग्राउंड लेवल पे काम करने वाली फोर्सेस को जबरदस्त सपोर्ट दे सकता है। ऐसा सुनने में आया था कि चाइना वेस्टर्न नेशंस के जो एयरफोर्स पायलट्स हैं, उनको मुंह मांगे पैसे देके चाइना के एयरफोर्स पायलट्स की ट्रेनिंग करा रहा है। किस प्रकार से वेस्टर्न कंट्रीज के जो सबसे आला एयरफोर्स फाइटर्स हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, किस प्रकार से उनका स्पेशलाइजेशन होता है, यही स्पेशलाइजेशन चाइनीज एयर पायलट्स को सिखा रहे हैं ये वेस्टर्न एयर पायलट्स। और इसके लिए मुंह मांगे पैसे दिए जा रहे हैं वेस्टर्न एयर पायलट्स को, ताकि चाइना की एयरफोर्स कैपेबिलिटीज फाइन ट्यून हो सके। एयरफोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास तगड़ा है ही, हवाई जहाज उड़ाने के लिए उनके पास बहुत तगड़े हैं,
उनके पायलट्स को स्किल्स देने के लिए भी हाईएस्ट लेवल के टैलेंट को डिप्लॉय किया गया। और पिछले कुछ सालों की शी जिनपिंग की पॉलिसी जो रिफॉर्म्स है वो सीधे सीधे ये बोलते हैं कि जो लैंड बेस्ड आर्मी यूनिट्स हैं उनके नंबर्स को प्रून कर रहा है चाइना, कम कर रहा है, और उसके बजाय एरियल, नेवल और स्ट्रेटेजिक सर्विस ब्रांचेस को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है चाइना। पीएलए को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, रिफॉर्म किया जा रहा है, पीपल लिबरेशन आर्मी के ग्राउंड लेवल के जो फुट सोल्जर्स हैं उनको थोड़ा प्रून किया जा रहा है, कट डाउन किया जा रहा है, और जो बाकी स्ट्रेटेजिक फोर्सेज हैं उसमें उनको डिप्लॉय किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं शी जिनपिंग के पास पास्ट प्रायर एक्सपीरियंस भी है। जब सियोनो वियतनामीज वॉर चल रहा था, चाइना वियतनाम का वॉर चल रहा था, उस समय पे जो आप कह लो गेंग बियाओ थे ना, डिफेंस मिनिस्टर थे चाइना के, गेंग बियाओ के चाइनीज मिलिट्री कमीशन में सेक्रेटरी की तरह काम किया था शी जिनपिंग ने। तो उस समय पे शी जिनपिंग ने चाइना की आर्मी में क्या शॉर्टकमिंग्स थी, क्या डेफिशिएंसी थी, उनको बहुत पास से देखा, और उन्हीं को हटा के फिल करके इस समय पे चाइना कोशिश कर रहा है कि वो यूएस को एज अ ग्लोबल पावर रिप्लेस करे। और उसके लिए एयर स्पेस में, एयर फील्ड में, स्पेस फील्ड में, साइबर डोमेन में, नेवी में, हर जगह पे चाइना को यूएस को रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर आप देखो तो 1940s में यूएस वर्ल्ड पावर बना, वेस्ट एशिया में इन्वॉल्व हुआ, सोवियत यूनियन जहां जहां पे एंट्री मार रहा था वहां वहां पे यूएस आगे बढ़ रहा था। मतलब सोवियत यूनियन को एज अ पावर रिप्लेस करने के लिए यूएस ने एक्चुअल डिप्लॉयमेंट्स उस लेवल की। तो आज की डेट में चाइना को अगर यूएस को पीछे ढकेलना है तो यूएस जहां पे अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है ड्यू टू जॉब जियोपॉलिटिकल रीजंस, वहां पे चाइना को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इसलिए आप देखोगे पैसिफिक ओशन में सोलोमन आइलैंड्स के साथ एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया चाइना ने। इस समय यूरोप यूक्रेन वॉर में ग्रस्त है। अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए चाइना ने सोलोमन आइलैंड्स के साथ एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया। सोलोमन आइलैंड्स ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया के बैकयार्ड में। तो इस समय पे यूएस को बहुत सारे डाइवर्स डोमेन में चाइना एक टक्कर दे रहा है, प्लस इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाना, अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू चाइना ने ओवरऑल जगह जगह पे पैसा खर्च कर रखा है। ओके, और बड़े आप कह लो एक्सप्लॉयटेटिव तरीके से चाइना एंट्री मारता है, इकोनॉमी में पैसा खर्च करता है, मतलब चाइना की सरकार पैसा उधार देगी, उसी पैसे से चाइना के इंजीनियर्स को हायर करके वो कंट्री अपना कंस्ट्रक्शन कराएगी, चाइना के उधार में चली जाएगी, चाइना को इंटरेस्ट भी देती रहेगी, वहां पे चाइना की स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर सब बढ़ जाएगी। जो सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया है सोलोमन आइलैंड्स के साथ, वो पैक्ट तो सबसे खतरनाक है। इसमें जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर है सोलोमन आइलैंड्स के, उनको ट्रेनिंग देगा चाइना, और चाइना ओवरऑल उनकी आइडियोलॉजी को बदल के रख देगा। कहीं ना कहीं ब्राइब और करप्शन के लड़ने के आधार पर चाइना अपनी आइडियोलॉजी को उन कंट्रीज में इंपोज करता फिरेगा। तो अपने आप में अगर आप देखो तो चाइना सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, इस आइडियोलॉजिकल बैटल में बहुत एडवांटेजेस कंडीशन से आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। ओके, तो ये सब बातें ओवरऑल हैं। अभी अगर आप देखो तो एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन ईस्ट चाइना सी के ऊपर बना दिया चाइना ने। साउथ चाइना सी में आइलैंड्स को रिक्लेम करने की बात करता है चाइना। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार तेजी से आगे बढ़ा रहा है। चाइना की सोफिस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, अपने आप को एक रीजनल हेगेमॉन की तरह डिस्प्ले करता है चाइना। इंडिया के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे थोड़ा उसका जो स्टांस है वो दबा हुआ है, क्योंकि वो जानता है कि इंडिया अपने आप में एक पावरफुल कंट्री है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे अपने साइड पे चाइना बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ब्लेटेंटली इग्नोरिंग द इंडियन कंसर्न्स। तो इससे पता चलता है कि चाइना के रियल इंटेंशन क्या है। इंडियन पॉलिसी मेकर्स किसी भी समय पे ढीले नहीं पड़ सकते व्हेन इट कम्स टू डीलिंग। फिर अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं, इट्स टाइम टू डिस्कस डीपॉपुलाइजेशन। रुक्मणी एसजी ने इस आर्टिकल को लिखा है, डाटा जर्नलिस्ट है। फर्टिलिटी रेट के रिस्पेक्ट में बात करें, देखिए क्या है, 800 करोड़ पार कर गई दुनिया की आबादी अभी रिसेंटली। और इसमें ओवरऑल ये चीज न्यूज में डिस्कस की गई कि यार ये जो इतनी तेजी से आबादी बढ़ी उसमें एक बड़ी वजह इंडिया है। 2023 में इंडिया चाइना को सरपास कर देगा एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन। चाइना की आबादी ऑलरेडी घटने लगी, इंडिया की आबादी अगले 40 साल तक नहीं घटेगी। तो इस कंटेक्स्ट में दुनिया की बहुत सी कंट्रीज इंडिया के ऊपर इल्जाम लगा रही कि भाई इंडिया दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ा रहा है। इंडिया की पॉपुलेशन डिक्लाइन होनी शुरू होगी 2063 में, जब इंडिया की आबादी पहुंच चुकी होगी 170 करोड़। दुनिया की आबादी 2086 तक बढ़ती रहेगी। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं जो बढ़ती आबादी के लिए इंडिया को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसमें एक एंटी मुस्लिम टोन आ जाती है। आपने देखा होगा कि इंडिया में जब बढ़ती आबादी की बात आती है तो उसमें एक एंटी मुस्लिम टोन होती ही होती है। बट ऑथर यहाँ पे बोलने की फर्टिलिटी रेट के आधार पर, इंडिया के डेमोग्राफिक्स के आधार पर अगर आप देखो तो इंडिया को पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल ठहराना ठीक नहीं है। अगर आप
दुनिया की दूसरी कंट्रीज के पॉलिसी एक्सपर्ट्स और पॉलिटिशियंस के बारे में बात करो, जैसे जापान, साउथ कोरिया, यूरोप, वहां पे फर्टिलिटी गिर रही है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ चुका है, पॉपुलेशन डिक्लाइन मोड में जा रही है वहां पे। तो वहां के जो पॉलिसी मेकर्स है वो इस बात से अवेयर है कि उन्हें जल्दी कुछ ना कुछ करने की जरूरत है, नहीं तो वहां पे बूढ़े लोग ज्यादा होंगे, यंग लोग कम होंगे। इंडिया की अगर आप बात करो तो इंडिया में अभी रीसेंट कुछ अगले 10-20 सालों में तो ऐसा नहीं होने वाला, बट लॉन्ग टर्म में ऐसा होने वाला है। अब यहाँ पे 2-3 एंगल्स आपको समझने पड़ेंगे। पॉपुलेशन के साथ साथ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वुमेन के रोल को आपको समझना पड़ेगा। हमारे देश का सोशल कल्चरल मिलियू ऐसा है कि वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर का काम करें, बच्चों को पाले पोसे, नौकरियां ना करें। तो इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ हाउसवर्क, सब्सिडाइज चाइल्ड केयर, वुमेन की मदद करना बच्चों को पालने में, ताकि वुमेन अपने घर का भी काम कर सकें, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अपने कैरियर को भी देख सकें, इन सब चीजों पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कुछ ऐसी कंट्रीज की बात की जाए जहां पे पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं हो रही, फॉर एग्जांपल इंडिया में से पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं हो रही, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के साथ कुछ और मुद्दे डिस्कस किए जाते हैं, एंटी फेमिनिज्म और एथनिक सुपियोरिटी। मैं बताता हूँ, जापान की आबादी गिर रही है, जापान के अंदर ज्यादा वर्किंग क्लास पॉपुलेशन नहीं, तो जापान के पास एक तरीका ये है कि इंडिया, चाइना जैसी कंट्रीज से कुछ लोगों को एज अ माइग्रेंट अपने यहाँ बुला ले, नौकरी करने के लिए चले भी जाएंगे। इंडिया के अंदर जो स्किल्ड जॉब है वो एक अच्छे फ्यूचर की तलाश में जापान चला जाएगा। बट फिर एथनिक सिक्योरिटी वाला एलिमेंट आ गया। जापान के अंदर जो जिस एथनिसिटी के लोग हैं वो उतने खुले दिल से इंडियंस को बड़ी तादाद में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रही बात फेमिनिज्म की, तो फेमिनिस्टिक एटीट्यूड आपको पता ही है, हमारे देश के अंदर सोशियो कल्चर मिलिट्री में वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर का खाना बनाए, घर का काम करें, बच्चों को संभालें, माँ बाप को संभालें, नौकरी वगैरह ना करें। तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन सारे इश्यूज के साथ जुड़ा हुआ ये सब बताया जा रहा है। अब इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में बढ़ती आबादी के लिए इंडिया को ब्लेम करना हमेशा सही नहीं है। अगर आप देखो तो इंडिया के अंदर जो फीमेल का एक्सेस टू हेल्थ एंड एजुकेशन बढ़ा है, इंडिया का आज की डेट में टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट से कम है, 2.1 से कम है। 2.1 रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट का क्या मतलब है मैं कई बार आपको पहले समझा चुका हूं, ठीक है ना। इनफैक्ट इंडिया में कुछ स्टेट्स और स्टेट्स के अंदर भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे रियल डेंजर है डीपॉपुलेशन का, मतलब वहां पे आबादी बहुत तेजी से घट रही है। केरला को रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट 1998 में मिल गया था, तमिलनाडु को 2000 में मिल गया था। अगले 4 सालों में ऐसा बताया जा रहा है कि इनकी आबादी गिरने लगेगी। समझ गए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने यह बताया कि 2019-21 में इंडिया का फर्टिलिटी रेट था 1.6। तो इंडिया का फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आगे आने वाले कुछ सालों के बाद, लगभग 40 सालों के बाद, इंडिया की आबादी गिरने लगेगी। और इंडिया में रीजनल बेसिस पे कुछ स्टेट्स में आबादी अभी जल्दी ही गिरने लगेगी, जैसे तमिलनाडु और केरला में अगले 4 सालों में इनकी वर्किंग एज आबादी गिरने लगेगी। बूढ़े लोगों की नंबर ज़्यादा होगा और जो काम करने वाले लोग हैं, पैसा कमाने वाले लोग हैं, उनका नंबर कम होगा। तो इसका मतलब क्या है कि भाई तमिलनाडु और केरला के अंदर यंग लोग कम होंगे, बूढ़े लोग ज़्यादा होंगे। इस कंटेक्स्ट में अगर आप 2011 का डाटा उठा के देखो तो एक मीडियन तमिलनाडु में रहने वाला एक इंडिविजुअल की जो एवरेज एज है, मीडियन एज है, वो 10 साल ज़्यादा है बिहार में रहने वाले एक इंडिविजुअल से। इसका सिंपल लॉजिक है कि बिहार के अंदर लोग ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, तमिलनाडु के अंदर कम पैदा हो रहे हैं। 2036 तक एक मीडियन बिहारियन से 12 साल ज़्यादा बड़ा होगा और एक मीडियन तमिलियन की एज होगी 40 साल। तो इस कंटेक्स्ट में तमिलनाडु और केरला जैसे स्टेट्स के सामने एक रियल प्रॉब्लम है। उनकी एवरेज वर्किंग एज के रिस्पेक्ट में लोग ज़्यादा बढ़ नहीं रहे, एवरेज एज उनकी बढ़ रही है, तो यंग लोग कम होंगे, बूढ़े लोग ज़्यादा होंगे, बूढ़े लोग यंग लोग पे इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होंगे, प्रॉब्लम होगी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि यार तमिलनाडु तो केरला तो इंडिया का ही पार्ट है, तो क्यों ना नॉर्थ इंडिया से वो लोग जो स्किल्ड हैं वो तमिलनाडु केरला में जाके नौकरी करने लगे, तो ये जो पॉपुलेशन इम्बैलेंस है, जो कम फर्टिलिटी रेट है, वो कंपनसेट हो जाएगा। लेकिन आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हो दोस्तों कि तमिलनाडु केरला के अंदर नॉर्थ इंडिया के लोगों के लिए एक्सेप्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा है नहीं। आप तमिल और केरला की सोसाइटी में एज अ नॉर्थ इंडियन जाके रहोगे, आपके प्रति वो बहुत ज़्यादा वेलकमिंग हो, ऐसा होगा नहीं। आपको बहुत प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन देखने पड़ सकते हैं, सेग्रीगेशन देखना पड़ सकता है। तो ये जो हमारे यहाँ पे कल्चरल डिसबैलेंस है, ये कल्चरल डिसबैलेंस भी बहुत बड़ा मैटर करता है। अगर हम ये कल्चरल बाउंड्रीज को हटा पाएँ तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि तमिलनाडु और केरला है तो इंडिया का ही पार्ट, अगर वहाँ पे वर्कर्स की कमी पड़ रही है तो देश के दूसरों हिस्से से बुलाया जा सकता है, बट वहाँ की सोसाइटी उतनी इंक्लूसिव, उतनी वेलकमिंग होनी चाहिए।
आज की डेट में अगर आप देखो तो तमिलनाडु और केरला से कई बार ये डिमांड्स उठ के आती है कि हमने अपने पॉपुलेशन को बैलेंस किया है, तो कल की डेट में लोकसभा में मेंबर्स बढ़ते हैं तो तमिलनाडु केरला को नुकसान होगा। तमिलनाडु केरला ऐसा बोलते हैं कि भाई जीएसटी में उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है, बट ज़्यादातर पैसा बिहार और उत्तर प्रदेश खींच ले आते हैं, उनको नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं तमिलनाडु और केरला के पॉलिटिशियंस इस बात को पॉइंट आउट करते रहते हैं कि उनके स्टेट की जनता ने समझदारी दिखाई, अपने पॉपुलेशन लेवल्स को कंट्रोल किया, अपने एजुकेशन लेवल्स को इंप्रूव किया, अपनी इकोनॉमी को इंप्रूव किया। इस एक्स्ट्रा फायदे को यूपी बिहार जैसे स्टेट क्यों खींच ले जाते हैं? तो वो भी एक एलिमेंट है जो कि डी पॉपुलेशन वाले आप कह लो फिनोमिना से जुड़ा हुआ है। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है। ये समझने की ज़रूरत है इंडिया के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे डी पॉपुलेशन एक रिस्क बन के हमारे सामने आया है, जिसको हमें अर्जेंट बेसिस पे टैकल करना है। ठीक है ना। फिर त्रिपुरा के अंदर ये जो पर्टिकुलर ट्राइबल बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है, ये काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। नाम है इसका त्रिपुरा मोधा, त्रिपुरा इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस। ये किस प्रकार से बीजेपी को टक्कर दे रही है, इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई, उसका डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। फिर नेक्स्ट शिफ्ट्स एंड एक्सप्लेन। रिसेंटली कॉलेजियम सिस्टम ने कुछ हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर के लिस्ट को जारी किया। अब इसमें अगर आप देखो तो 3 जज तेलंगाना हाई कोर्ट के, 2 जज मद्रास हाई कोर्ट के और 2 आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के, टोटल 9 हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर किया गया। अब आपको मैंने कल या परसों में एक न्यूज़ बताई थी, परसों शायद बताई थी, कि निखिल एस करियाल करके एक जज हैं गुजरात हाई कोर्ट के, जिनका ट्रांसफर प्रपोज किया गया था, लेकिन वहां के ओवरऑल लॉयर्स ने तगड़ा बवाल कर दिया। वहां की जो बार एसोसिएशन है गुजरात की, उसने तगड़ा बवाल कर दिया। तो फाइनली निखिल एस करियल को ट्रांसफर नहीं किया। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस ए अभिषेक रेड्डी, जिनके ट्रांसफर के अगेंस्ट तेलंगाना बार एसोसिएशन के लॉयर्स बवाल कर रहे थे, उनको ट्रांसफर किया गया। तो मतलब गुजरात हाई कोर्ट के जज जिसको ट्रांसफर किया जा रहा था, उसके ट्रांसफर को बवाल पे रोक दिया गया। मतलब गुजरात बार एसोसिएशन के एडवोकेट्स ने जब अपोज किया तो करियल साहब का ट्रांसफर रोक दिया गया। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अभिषेक रेड्डी साहब, जो कि तेलंगाना हाई कोर्ट के थे, जिनके ट्रांसफर प्रपोज ट्रांसफर के अगेंस्ट बवाल हो रहा था, इनका ट्रांसफर हुआ। तो कॉलेजियम किस प्रकार से यहाँ पे काम कर रहा है? 2 राज्यों में 2 जजों का आप ट्रांसफर कर रहे हो, दोनों के अगेंस्ट अपोजिशन हो रहा है, एक को आप ट्रांसफर करते हो, एक को नहीं करते हो। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कैसे आई, किसको क्यों किया और किसको क्यों नहीं किया, इसका क्या जवाब है कॉलेजियम के पास? एक तो ये क्वेश्चन यहाँ पे उठता है। दूसरा, गुजरात के जो करियल साहब थे, इनका जो ट्रांसफर हो रहा था, इसमें ये बोला गया कि गुजरात के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ डिस्कशन नहीं हुआ इनके ट्रांसफर से पहले। तो ये तो बड़ी अजीब बात है ना। कॉलेजियम का बेसिक फंक्शन ये है कि अगर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा रहा है जज का, तो जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफर किया जा रहा है उसके चीफ जस्टिस के साथ बातचीत, और जिस हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा रहा है उसके चीफ जस्टिस के साथ बातचीत जरूरी है। तो बिना चीफ जस्टिस के साथ बातचीत किए यहाँ पे ट्रांसफर कैसे प्रपोज किया गया, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल बन के आता है। हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर में इतना बवाल होना नहीं चाहिए। जुडिशरी में आप लोकल लेवल पे पावर क्लिचेस नहीं बना सकते। अगर आप जब भी आप आईएएस बनोगे ना दोस्तों, जब भी आपकी किसी पर्टिकुलर जगह पे पोस्टिंग होगी, वो पोस्टिंग कुछ समय के लिए होगी, 6 महीने, 1 साल, 2 साल। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कम से कम एक जगह पे 2 साल की पोस्टिंग होनी चाहिए, बट रेगुलर ट्रांसफर्स होते रहते हैं। उसकी वजह आप जानते हो ना। अगर एक आईएएस ऑफिसर, एक ताकत वाला इंसान किसी एक कुर्सी पे लंबे समय तक बैठ जाता है, तो वो अपने आप में एक पावर सेंटर बन जाता है, और पावर सेंटर्स खतरनाक होते हैं। इसलिए समय समय पे ब्यूरोक्रेट्स का ट्रांसफर होता है। वही चीज़ जजों पे लागू होती है। किसी एक जगह पे एक जज बहुत लंबे समय तक बैठा रहे तो वो बहुत बड़ा पावर सेंटर बन जाता है। तो पावर बैलेंस को बनाए रखने के लिए ट्रांसफर किया जाता है पब्लिक इंटरेस्ट में। तो जब भी कोई ट्रांसफर वगैरह होता है, ये माना जाता है कि जो नॉर्म है, जो फॉलो किया होगा, वो पब्लिक इंटरेस्ट का है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का है। और कभी कभी जो जजेस के पर्सनल फैक्टर्स हैं, उसकी जो पर्सनल प्रायोरिटीज हैं, उनको भी वरीयता दी जाती है कि हाँ भाई वो खुद से मांग रहा है। तो हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर को लेके गाइडलाइंस क्लियर नहीं है। कोई जज सरकार की बात नहीं मानना तो उठा के उसको ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर कर रहे थे, बवाल हो गया, लॉयर्स अगेंस्ट बोलने लगे तो उसका ट्रांसफर नहीं किया। तो इन सब चीज़ों को देखने की जरूरत है। एक प्रॉपर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनाने की जरूरत है। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बना हुआ है हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर का, बट वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसमें और ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है। और आज का फाइनल आर्टिकल, अनवर इब्राहिम हैव टू डिलीवर ऑन हिज प्रोग्रेस एजेंडा फॉर मलेशिया। एक समय पर अनवर इब्राहिम यूनाइटेड मलेज नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हुआ करते थे, स्टार हुआ करते थे। फिर उनको पार्टी छोड़नी पड़ गई। अनवर इब्राहिम पे रिवॉल्ट का इल्ज़ाम लगाया गया, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। उनके ऊपर सोडोमी के चार्जेस लगे थे। लेकिन फाइनली 2 जेल टर्म्स को काटने के बाद वो जेल से बाहर आए, पॉलिटिकल एक्टिविज्म किया, रिफॉर्म में ध्यान किया, और आज की डेट में मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर बन के आए हैं सामने अनवर इब्राहिम साहब।
मलेशिया के जो किंग है ना, उन्होंने 75 साल के अनवर इब्राहिम को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर अपॉइंट कर दिया है। 1990s में अनवर साहब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और उस समय पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे महाथीर मोहम्मद। आज की डेट में अनवर इब्राहिम प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं किसके? मलेशिया के। जो UMNO रूलिंग कॉलिशन था वो टूट चुका है मलेशिया के अंदर। मलेशिया के जो रीसेंट इलेक्शंस हुए वहाँ पे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मुहियुद्दीन यासीन पेरिकतन नेशनल, इनको 73 सीटें मिली। इस समय जो करंट प्राइम मिनिस्टर थे इस्माइल सबरी याकूब, इनकी बारिसान नेशनल जो कि UNMNO कोलिशन में आती है, इनको केवल 30 सीटें मिली। लेकिन मिस्टर अनवर के ब्लॉक को 82 सीटें मिली 222 मेंबर असेंबली में। तो 82 सीटों के दम पे ओवरऑल अनवर इब्राहिम यहाँ पे प्रधानमंत्री बन गए हैं मलेशिया में। लेकिन अनवर इब्राहिम के सामने एक बड़ा चैलेंज आने वाला है। कहाँ पे? मलेशिया के अंदर। किस प्रकार का चैलेंज आने वाला है? देखिए, अनवर इब्राहिम की पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान हरापन अलायंस ऑफ होप। अब ये रिफॉर्मिस्ट एजेंडा को फॉलो करते हैं। ये बहुत ज़्यादा धर्म के हिसाब से लीड नहीं करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, मलेशिया के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी है PAS नाम की, ये 49 सीट्स जीती है। ये एक थियोक्रेटिक इस्लामिक रूल चाहती है मलेशिया में, चाहती है मलेशिया का संविधान धर्म के हिसाब से चले। इस प्रकार से डाइवर्स पॉलिटिकल व्यू पॉइंट वाले रिलीजियस ग्रुप्स और लीडर्स हैं मलेशिया के अंदर। इन सब के अंदर एक कॉलिशन की सरकार बना के रखना, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक रिफॉर्मिस्ट एजेंडा को लीड करना जिसमें धर्म को इंपॉर्टेंस ना हो, ओवरऑल लोगों के लिए ध्यान दिया जाए, ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग टास्क है। लेट्स सी अनवर इब्राहिम इस चैलेंजिंग टास्क को किस प्रकार से पूरा करते हैं। तो ये बातें यहाँ पे ओवरऑल बताई जाएगी। तो आज के एडिटोरियल में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे के जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं बहुत बेसिक लेमन भाषा में आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप मैं जस्टिस कर पाता हूँ। हैव अ ग्रेट डिफरेंस। गुड बाय। ध्यान रखिए अपना।